आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। आज इक्विटी बाजार ने तो धुएंधार शुरुआत की है। अब हमारा फोकस रहने वाला है कमोडिटी बाजार पर। तो सौदा आपका में सबसे खास ये रहने वाला है कि कमोडिटी बाजार खुलते ही एनसीडेक्स के एमडी और सीईओ समीर शाह हमारे साथ जुड़ने वाले, क्योंकि आज से 4.5 साल के बाद फिर से काली मिर्च वायदा शुरू हो रहा है और इस पर ही हम बात करेंगे समीर शाह से। इसके बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे सुमित बगड़िया की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी आज आपके लिए होगी। साथ ही में स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, यानी कि कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, आपको बताएंगे। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कैनफिन होम्स के एमडी एसके होता जुड़ने वाले हैं। मितेश छक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी, सुमित जैन की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:27 से ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और अशोक लेलैंड के सीएफओ गोपाल महादेवन से बात करेंगे नतीजों पर। आपके शेयर पर प्रकाश दावा भी देंगे फटाफट सलाह। लेकिन खुल रहे कमोडिटी बाजार और देखते हैं किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। आज क्रूड में एक अहम बात जिस पर नजर रखनी चाहिए वो है सेंट पीटर्सबर्ग में एक मीटिंग होने वाली है। उससे पहले क्रूड आज बढ़त के साथ खुलते हुए 2966 का भाव है हरे निशान पर आज क्रूड की शुरुआत होती हुई बाजारों में। साथ ही में नेचुरल गैस आज यहाँ पर 189 रुपए 50 पैसे के साथ दबाव के साथ अब नेचुरल गैस को खुलते हुए देख रहे हैं, लेकिन क्रूड में बढ़त है। वहीं सोना और चांदी अब आपकी स्क्रीन पर है। सोना खुल रहा है 28,560 के भाव के साथ और यहाँ पर आज हरे निशान में हम शुरुआत देख रहे हैं। चांदी की बात करें तो 38,150 का भाव अभी है। अभी इसमें हम ज्यादा मोमेंटम नहीं देख रहे हैं, पर फिलहाल 38,150 पर। और सोना हरे निशान पर मजबूती, डॉलर की वीकनेस से सोने को सपोर्ट मिलता हुआ। बेस मेटल में कॉपर 389 रुपए 30 पैसे के साथ खुल रहा है। हरे निशान में आज कॉपर एमसीएक्स है। वहीं निकल में भी आज मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई। तो बेस मेटल में कॉपर और निकल दोनों आज खुल रहे हैं हरे निशान में। एल्यूमिनियम आपकी स्क्रीन पर, यहां पर भी बढ़त पर शुरुआत 122 रुपए 65 पैसे का भाव एल्यूमिनियम बढ़त। एल्यूमिनियम में लेड भी 143 रुपए 95 पैसे पर खुल रहा है। ऑलमोस्ट आधा % की बढ़त को ये छूने वाला है। जिंक भी आज शुरुआत कर रहा है मजबूती के साथ, यहाँ पर भी बढ़त है। बेस मेटल्स में सभी बढ़त पर खुल रहे हैं। एग्री स्पेस में अब नजर डालते हैं। सोयाबीन 2992 के साथ खुल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा हम दबाव आज सोयाबीन में देख रहे हैं। सरसों में भी आज दबाव के साथ ही शुरुआत होती हुई, लाल निशान में आज सरसों है। वहीं आपके सामने अब कुछ और लाते हैं। क्रूड पाम ऑयल में भी आज दबाव के साथ शुरुआत होती हुई, आधा % ऑलमोस्ट डाउन लग रहा है क्रूड पाम ऑयल। आज यहाँ पर दबाव नजर आ रहा है। और सोया ऑयल एनसीडेक्स में भी आज गिरावट के साथ ही शुरुआत हो रही है। तो हमने देखा बेस मेटल्स में मजबूती है, लेकिन एग्री स्पेस में कमजोरी दिख रही है। चना भी आज देखिए कमजोरी के साथ खुलता हुआ, लेकिन बार्ली में आज मजबूत शुरुआत हरे निशान पर होती हुई नजर आ रही है। जीरा और टर्मरिक दोनों में ही आज दबाव के साथ, जीरा तो एक गैप डाउन ओपनिंग कर रहा है, 280 रुपए की कमजोरी, ऑलमोस्ट 1.5% की कमजोरी को अब जीरा छूने वाला है। वहीं आज हल्दी में भी दबाव है 1.5% नीचे। तो मसालों में नजर रखनी चाहिए। जीरा और हल्दी दोनों ही आज दबाव के साथ खुल रहे हैं। वहीं धनिये में बढ़त है 5,027 के भाव के साथ आज धनिया खुल रहा है। बढ़त पर धनिया नजर आ रहा है। और आज काली मिर्च का वायदा फिर से शुरू हो रहा है। ऑलमोस्ट 4.5 साल के बाद इस पर से बैन हटाया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनसीडेक्स के एमडी और सीईओ समीर शाह जुड़ रहे हैं। मिस्टर शाह, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। पहला रिएक्शन आपका काली मिर्च का वायदा बाजार जब शुरू हो रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। हमारा संपर्क इनसे टूट गया है फिलहाल। तो अभी हम नजर डालते हैं किस तरह से जीरा और हमने देखा है कि टर्मरिक, इन दोनों में ही दबाव है आज। लेकिन बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से, समझते हैं आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। समीर शाह से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि काली मिर्च के वायदे की शुरुआत को वो कैसे देख रहे हैं और पिछली बार जिन वजहों से इसे बंद करना पड़ा था उसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है। जो समीर शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते समीर जी, हमारा संपर्क आपसे टूट गया था, अपॉलॉजीज फॉर दैट। लेकिन अब बताइए 4.5 साल के बाद फिर से शुरुआत होती हुई आप इसे कैसे देख रहे हैं?
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। ये इस कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब एनसीडीएक्स का काली मिर्च का कॉन्ट्रैक्ट जब था 2013 और उसके पहले, इस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो ट्रांसपेरेंसी आई थी, जो प्राइस बेंचमार्क हुआ था, उसके कारण इंडिया की एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस काली मिर्ची में एक बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी थी। पिछले 3-4 साल में ये कॉन्ट्रैक्ट ना होने के कारण एक प्राइस बेंचमार्क का वैक्यूम हुआ है मार्केट में, और इसके कारण वियतनाम जैसे देशों ने एक थोड़ी सी बढ़त ली हुई है इंडिया के अगेंस्ट एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस में। तो हमारी ये अपेक्षा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के आने के बाद ये काली मिर्च की इंडस्ट्री में एक नई सी स्फूर्ति आ जाएगी। ये एक रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस डिस्कवरी का एक नया प्लेटफॉर्म फिर से शुरू होगा, और इंडिया की एक नई एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस फिर से शुरू हो सकती है इसकी। मिस्टर शाह, पिछले बार मिनरल ऑयल के मिलावट की वजह से ये पाबंदी लगी थी। अब आप लोगों ने किस तरह के उपाय किए हैं कि इस तरह की गड़बड़ी फिर ना हो? इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है पिछले 4-4.5 साल में। पहली तो ये डेवलपमेंट हुई है कि एक अवेयरनेस, जो एक मिनरल ऑयल जो एक प्रैक्टिस करके मानी जाती थी इंडस्ट्री में, जहाँ की गलत प्रैक्टिस थी लेकिन एक प्रैक्टिस करके मानी जाती थी और इसको किसी ने ज़्यादा करके क्वेश्चन नहीं किया था। तो इसका एक ये प्रॉब्लम आने से एक तरह से अच्छी बात है कि ये प्रैक्टिस को क्वेश्चन किया गया, और ये प्रैक्टिस हमारे हिसाब से, जो हमारी जानकारी है मार्केट में, काफ़ी हद तक रुक चुकी है। अभी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुकी है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कंप्लीटली निकल चुकी है प्रैक्टिस, लेकिन जिस हद तक पहले हो रहा था उस हद तक नहीं हो रहा है अभी। और ये हमने काफ़ी सारा अवेयरनेस और एजुकेशन किया है, जिसके कारण ये मिनरल ऑयल की प्रैक्टिस काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। दूसरी चीज़, हमने स्पाइसेस बोर्ड के साथ मिलके और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके इसकी जो टेस्टिंग होती है मिनरल ऑयल की, उसकी जो टेस्टिंग में कुछ खामियां थी, कुछ एडजस्टमेंट करनी थी। तो ये इन सब अथॉरिटीज़ के साथ बैठ के हमने इसकी जो टेस्टिंग मेथड है उसको फाइन ट्यून करवाया, और जो अभी स्पाइसेस बोर्ड और FSSAI की जो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है वो काफ़ी रोबस्ट है मिनरल ऑयल आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो 6,500 टन लगभग सीज किया गया था 2013 में मिनरल ऑयल की शंका के कारण, वो जब एक्चुअल रीटेस्टिंग जब हुई इस काली मिर्ची की, ऑलमोस्ट 85% ऑफ द गुड्स रीटेस्टिंग में जिस मिनरल ऑयल नहीं था उस काली मिर्च में। तो ये टेस्टिंग में काफी सारा सुधार निकला हुआ है। और एक जॉइंट कोलैबोरेशन स्पाइसेस बोर्ड FSSAI के साथ जो जॉइंट कोलैबोरेशन हुआ है पिछले 4 साल में, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब इंडस्ट्री को काफी कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये जो काली मिर्ची ब्लैक पेपर जो ट्रेड होगा उसकी क्वालिटी सही रहेगी और इंडिया की एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस के लिए फायदा होगा। मिस्टर शाह, एक बात और समझना चाहूंगे आपसे, इस बार एनसीडेक्स के अलावा MCX में भी ये उपलब्ध रहने वाला है, तो वॉल्यूम को लेकर एक्सचेंजों के बीच में आप कंपटीशन देखेंगे? कंपटीशन तो होगा, और अच्छी बात है, कंपटीशन बहुत अच्छी बात है। दोनों एक्सचेंजेस एक दूसरे से सीखेंगे कि किस तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट को और इस इंडस्ट्री को बेनिफिट देना चाहिए। तो सबसे बड़ा विनर तो कंज्यूमर है इसके थ्रू, तो कंपटीशन को तो हम वेलकम करते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। समीर शाह, MD और CEO एनसीडेक्स हमारे साथ थे। काली मिर्च के वायदे की शुरुआत हो रही है लगभग 4.5 साल के बैन के बाद, और किस तरह से एक्सचेंज ने अपनी पूरी तैयारी रखी है टेस्टिंग के मानदंड बदले ताकि ऐसी गड़बड़ी फिर ना हो। और इसी के साथ अब कमोडिटी बाजार पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता। आप दोनों का स्वागत है। जय, शुरुआत करते हैं सोने और चांदी में। सोने में हम देख रहे हैं डॉलर की वीकनेस का इसे फायदा मिला है, लेकिन 1255 के आसपास नजर आ रहा है। क्या करेंगे आप सोने और चांदी में? देखिए, जहाँ तक चांदी की बात है, मुझे लगता है यहाँ पे और तेजी बरकरार रह सकती है। 16.80 तक लेवल देखने को मिल सकता है। तो चांदी में मैं बाई की ही सलाह दूंगा। यहाँ से थोड़ा डिप भी अगर मिलता है 38,000 के आसपास तो बाई करके चला जा सकता है। 38,500 से 600 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। गोल्ड में मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि 1256 के आसपास रेट फ्राइडे को दिखा था। तो यहाँ से थोड़ा कूल डाउन होता है अगर तो ही इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। तो फिलहाल गोल्ड में वेट एंड वॉच करें, और सिल्वर में यहाँ पे बाई की रणनीति ले किया जा सकता है। जय, सेंट पीटर्सबर्ग में ओपेक और नॉन ओपेक देशों के बीच एक बैठक हो रही है। इससे पहले कच्चे तेल में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी?
देखिए, जो लास्ट ओपेक की बैठक थी उसमें यहाँ पे जो प्रोडक्शन फ्रीज पे एक सहमति बनी थी वो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। इस बैठक में मुझे नहीं लगता है यहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन कट के कोई डिसीजन निकलेंगे। तो कोई भी उछाल मिले ड्यूरिंग द डे मुझे लगता है उसको सेलिंग स्ट्रेटेजी की तरह ही यूज करें, क्योंकि जो एक कंप्लायंस है ओपेक नॉन ओपेक के बीच में एक प्रोडक्शन कट को कंटिन्यू रखने का, वो शायद उसमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो वो एक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है क्रूड ऑयल के लिए। तो कोई भी उछाल मिले आई थिंक 2990 3000 तक, तो मेरी स्ट्रेटजी होगी कि बेच के चलें। यहाँ से 100 से 150 रुपए की गिरावट पॉसिबल है, देखने को मिल सकता है। मेरे साथ अब स्मृति कमोडिटीज की रूपा भी जुड़ चुकी है। रूपा जी नमस्ते। एग्री स्पेस में आपकी नजर कहाँ है और क्या आप काली मिर्च पर भी स्ट्रैटेजी देंगे क्या आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, आज काली मिर्च का वायदा लॉन्च हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, और लेकिन अभी आज के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाना चाहिए, क्योंकि आज अभी लॉन्च हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। हमें देखना होगा कि प्राइसेस जो है वो किस डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन ये काफी अच्छा मूव है। हमें लगता है कि इसके साथ ट्रेडर्स के अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जिस तरीके से चने का भी वायदा लॉन्च हुआ, तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा रहेगा आगे आने वाले टाइम के लिए। और अभी फिलहाल जो है स्पाइसेस के ऊपर ही हमारी नजर है, और आज हमें लग रहा है कि जीरा और हल्दी दोनों ही बिकवाली की तरफ है, तो इनमें बिकवाली करके चलना चाहिए। जीरे के अंदर हमें लग रहा है कि डाउन साइड में एक बार 19,000 का लेवल ब्रेक हो सकता है, तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए। 19,600 के आसपास सेल कर सकते हैं, 19,900 का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, और डाउन साइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19,000 से लेकर 18,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। हल्दी के अंदर लग रहा है कि एक सेल को लेना चाहिए करें 7420 760 का फॉलो कर सकते हैं। डाउन साइड हम एक्सपेक्टेड है कि 7,000 के नीचे के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो सेलिंग प्रेशर है मसालों के अंदर, तो सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए। धन्यवाद आप दोनों का। रूपा मेहता और जयप्रकाश गुप्ता हमारे साथ थे। आप दोनों का शुक्रिया, आपने वक्त निकाला कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, और हमारे मार्केट एक्सपर्ट सुमित बगड़िया आपको बताएंगे निफ्टी में क्या करें आप इस तेजी में। बाजार की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। आज इंट्राडे के लिए आपके लिए एक स्टॉक चुनकर लाए हैं जय ठक्कर, और जय के मुताबिक बाटा में है खरीद की सलाह। खरीदिए बाटा, लक्ष्य 620 पर रखिए नजर, और स्टॉप लॉस 575 का लगाइए। इंट्राडे के लिए तत्काल ट्रेड लीजिए बाटा में, खरीदारी कीजिए बाटा में। और आज बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हाईज को छू रहे हैं। सेंसेक्स में 136 अंकों की शानदार बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। वहीं निफ्टी की बात करें तो 9,948-49 के आसपास हम इसे देख रहे हैं। 33 अंकों की बढ़त। यहाँ मिड कैप का सपोर्ट बाजार को मिलता हुआ, ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा सपोर्ट, खास करके पीएसयूज का सपोर्ट मिलता हुआ 115 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी से, और इसीलिए मार्केट ब्रेथ बिल्कुल पॉजिटिव है। 1073 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं। 637 शेयर है जहां पर आपको फिलहाल दबाव देखने को मिलेगा। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया। सुमित गुड मॉर्निंग। शॉर्ट सा सवाल है, 10,000 एक्सपायरी के पहले या एक्सपायरी के बाद? आप स्वीट जवाब देते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। गुड मॉर्निंग प्रियंका। वेल यस, देखिए मार्केट्स के अंदर तेजी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि 10,000 के लेवल्स हमें 1-2 दिनों के अंदर ही देखने को मिलने चाहिए। आई थिंक एक्सपायरी के पहले मिल जाना चाहिए 10,000 के लेवल्स देखने को। आज अगर निफ्टी हमें 9950 के ऊपर ब्रेक होते हुए और सस्टेन होते हुए देखने को मिली तो 9980 10,000 के लेवल्स हमको देखने को मिल जाएंगे निफ्टी के अंदर। ओके, और बैंक निफ्टी आज यहाँ बैंक निफ्टी से बहुत अच्छा सपोर्ट बाजारों को मिल रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं लगातार स्ट्रेंथ के साथ बैंक निफ्टी में कारोबार होते हुए। पीएसयू बैंक्स जो हैं वो वाकई में आउट परफॉर्म करते हुए। सुमित, तो आपकी नजर किन लेवल्स पर रहेगी?
यस, एब्सोल्युटली राइट प्रियंका। बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आई थिंक बैंक निफ्टी के अंदर तेजी करके ही चलना चाहिए। बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ वैसे भी ज्यादा दिखा रही है। इमीडिएटली 24,700 तक के लेवल्स हमको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 24,300 350 के आसपास बैंक निफ्टी में बाइंग करें, 24,50 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 24,700 और शायद 24,900 तक के भी लेवल्स हमको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी में खरीद की सलाह सुमित की तरफ से। और अब फोकस शिफ्ट करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर की तरफ। हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो यहां बस कर रहे हैं। फिलहाल स्मॉल कैप भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। यहाँ चौतरफा खरीदारी का दिन है। स्मॉल कैप्स में एक आउट परफॉर्मेंस, आधे % से ज्यादा का उछाल स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिलेगा और मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, 2:1 का रेशियो। ऐसे में कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पे तगड़ा मोमेंटम है। रिजल्ट रिएक्शन तिरुमलाई केमिकल्स, इस कंपनी की आय में 47% और मुनाफे में 64% का साल दर साल उछाल और स्टॉक 13% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग पॉकेट्स खबरों की वजह से फोकस में है। एमटेक ऑटो को लेकर खबरें आ रही कि इसकी सब्सिडी जो है एमटेक टेक्नोलॉजीज, वो अपना यूके सब्सिडी का जो प्लांट है वो लिबर्टी ग्रुप को बेच सकती है। इस खबर के दम पर इस पूरे पैक में हम देख रहे हैं मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ। उम्मीद कि हालात से उभरेंगे, डेट से उभरती हुई ये पूरा ग्रुप नजर आएगा। ऐसे ही कुछ और स्टॉक जो उम्मीद के दम पर तेजी दिखाते हुए, आलोक इंडस्ट्रीज, जहां पे खबरें हैं कि कुछ दिग्गज प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, स्पेशल सिचुएशन फंड्स कंपनी के एसेट्स को या कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं। तिलकनगर इंडस्ट्रीज, ईडलवाइस, एआरसी लगातार पेरेंट्स का, प्रमोटर्स का डेट मॉपअप कर रहा है। उम्मीदें जाग रही हैं कि मैंशन हाउस ब्रांड शायद ये कंपनी बेच देगी। जीवी के पावर एंड इंफ्रा, बड़े निवेशकों की एंट्री के बाद से लगातार ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ता हुआ, तूल पकड़ता हुआ आपको नजर आएगा। पर इन सब की खबरों के चलते एक कंसर्न है, क्या वैल्यू बाइंग हो रही है या फिर यूफोरिया बिल्ट इन हो रहा है? क्योंकि ऐसे ही स्टॉक्स डीएस कुलकर्णी, पार्टनर डेवलपर्स, गैमन इंफ्रा, जिनकी बुक्स को लेकर कंसर्न्स हैं, बैलेंस शीट पे बड़ा स्ट्रेस है, डेट है, इन सब पॉकेट्स में आज हम देख रहे हैं बाइंग होती हुई। तो थोड़ा सा कॉशियस रहें आप, सोच समझ के खरीदारी करें। इनके अलावा रेप्रो इंडिया में खरीदारी, वेबजॉल एनर्जी, तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स, एचओईसी। तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स जब मैं अंदर आया था उससे पहले 8% के आसपास का उछाल था, तो अचानक ऊपरी से ये स्टॉक ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, खासा वॉलेटाइल होता हुआ। और फाइनली कुछ लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। शिल्पी केबल 5% लोअर सर्किट, वीडियोकॉन शुरू हुआ था 5% के अपर सर्किट से, वहां से अब ये 5% के लोअर सर्किट पे कामकाज करता हुआ। भंसाली इंजीनियरिंग, टीटी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स भी आज दबाव के साथ ट्रेड करते हुए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सुमित बकड़िया की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। बढ़त पर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में हम शानदार बढ़त देख रहे हैं। निफ्टी अपने दिन के उच्चतम स्तर पर 9,957 के लेवल, 41 अंकों की बढ़त है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी बढ़त 158 अंकों की मजबूती, ½ % ऊपर है सेंसेक्स भी। हमारे साथ सुमित बकड़िया जुड़े हुए हैं। सुमित, बाजार में अच्छी खासी तेजी है, कौन से वो स्टॉक है जो आपके रडार पर है? जी प्रियंका, पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर यहां से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक में ऐसा लगता है कि लोअर लेवल्स पे एक बेस बनाया है और अभी 461 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाय बनता है। 452 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और यहां से इमीडिएटली हमें स्टॉक ऊपर में 480 से 490 के लेवल्स आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला पिक रहेगा टाटा मोटर्स, इसके अंदर बाय करके चले। दूसरा पिक बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हमें यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है और बैंकिंग स्टॉक्स वैसे भी हमें स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा में 160 के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाइंग बनती है। 172 175 इमीडिएट टारगेट होंगे। हो सकता है हमें 3 से 4 दिन के अंदर देखने को मिल जाए, तो 160 के स्टॉप लॉस से बाय करें। धन्यवाद सुमित, आपने वक्त निकाला सौदा आपका के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हर्षदा सावंत। उनके साथ जुड़ेंगे मितेश ठक्कर और सुमित जैन। बाजार में शानदार तेजी, नई ऊंचाई पर निफ्टी और बैंक निफ्टी। बैंक और आईटी शेयरों ने भरा बाजार में जोश।
सिगरेट पर सेस लगने के बाद आईटीसी ने बढ़ाए दाम, कीमतों में 6 से 7% की बढ़ोतरी, 18 जुलाई से नई दरें लागू। फार्मा दिग्गज डॉक्टर रेड्डीज और लुपिन के लिए अच्छी खबर, डॉक्टर रेड्डीज को नई यूनिट, जबकि लुपिन को गोवा यूनिट के लिए यूएसएफडीए से मिली क्लीन चिट। आज एचडीएफसी बैंक और अंबुजा सीमेंट के नतीजे, एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 12% बढ़ने का अनुमान, लेकिन अंबुजा सीमेंट के मार्जिन पर दिख सकता है दबाव। इंडिया बुल्स होम फाइनेंस के नतीजों पर भी रहेगी नजर। भारतीय इंफ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट के नतीजे भी आज, जी के मुनाफे में 55% बढ़ोतरी की उम्मीद, लेकिन भारतीय इंफ्राटेल के नतीजों पर दिख सकता है दबाव। कर्ज के बोझ से दबी कंपनी एमटेक ऑटो का नया प्लान, यूके के सब्सिडरी के प्लांट्स लिबर्टी ग्रुप को बेचने के लिए किया करार। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है या फिर लेना चाहते हैं, आप हमसे बात करें। ये आपके लिए हाजिर है खास कार्यक्रम ट्रेडर्स हॉटलाइन, जहां पर हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। कॉल करना है आपने 1800-209-7890 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए आज के सत्र में। बहरहाल बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पर हमने देखा है तेजी का मूव कायम है। 9,959 के लेवल्स इस समय निफ्टी पर देखने को मिल रहे हैं। 45 अंकों का उछाल लगभग बाजार दिखा रहा है और सेंसेक्स भी अच्छी खासी तेजी में। आज इनफैक्ट फिर से हाईस का ही दिन है, जहां पर सेंसेक्स निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी रिकॉर्ड हाईस पर ट्रेड करता हुआ 32,200 के ऊपर फिलहाल सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी देखिए 24,400 के पार निकल पाने में कामयाब रहा है। काफी एक्शन, काफी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। उस लिहाज से क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे दो जानकार, MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और साथ ही एक डेरिवेटिव चेक लेंगे डेस्टिनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन। आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश, पहले आप बताइए क्या ट्रेड रहेगा, क्योंकि आज देखिए फिर से जोश है और चौतरफा खरीदारी में दिख रहा है बाजार। हर्षद 99.25-30 के ऊपर जाने के बाद आई थिंक जो मेरा व्यू था फ्राइडे को कि मार्केट शायद 99.75-80 से लेकर 10,000 की रेंज को टेस्ट करेगा, वहाँ पे एक सप्लाई आ सकती है, क्योंकि 10,000 टिपिकली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। तो फिलहाल के लिए आई थिंक हम लोग लॉन्ग्स कैरी कर रहे हैं, बट आई थिंक इफ़ यू गेट क्लोजर टू 99.80-10,000 लेवल्स, आई थिंक आई वुड बी टेम्पटेड टू टेक सम प्रॉफिट्स, और वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके आप वेट करें। या तो डिप मिलेगी, पुल बैक मिलेगा 99.30 के आसपास तक का, या फिर 10,000 के ऊपर अगर बंद आने जैसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ लगती है शाम तक सेशन में, तो मे बी आप इंडेक्स पे भी और स्टॉक्स पे भी फ्रेश लॉन्ग्स कैरी कर सकते हैं। ओके, सुमित, आप कैसे ट्रेड करेंगे इस मूव को? 10,000 पर सभी की नजरें हैं, लेकिन कितना बिल्टअप देखने को मिल रहा है वो 10,000 की कॉल में? जी, करंट एक्सपायरी में तो बिल्टअप जरूर है काफ़ी। 65 लाख शेयर्स का एक एडिशन, एक ओपन इंटरेस्ट बड़ा खड़ा है 10,000 की जुलाई की कॉल में। तो यहाँ से मेरे हिसाब से एक ज़रूर बिल्कुल तेजी की राय ज़रूर बन रही है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है निवेशकों ने, ट्रेडर्स ने, कि यहाँ पर एक यूफोरिया इंड्यूस हो रहा है मार्केट्स में, जिसके लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करें। और यहाँ से भी निफ्टी बाय की जा सकती है ऑन डिप स्टिल 9910 के लेवल्स तक बाय की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखे 9872 के नीचे और टारगेट रहेगा 9990। ओके, तो ये फिलहाल बाजार पर राय रहेगी 9990। इनफैक्ट 10,000 पर सभी की नजरें बनी हुई है, वहां से हम ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 45 अंकों की ही दूरी, नहीं उससे कम की दूरी, 35 अंकों की दूरी है। 9965 पर इस समय निफ्टी कैश ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नजरें रहेंगी कि क्या वो लेवल्स आज ही अचीव होंगे या फिर कुछ और समय लेगा बाजार उन लेवल्स तक पहुंचने के लिए। फोकस कुछ स्टॉक्स पर करते हैं जहां पर नतीजे आ चुके हैं, और कैनफिन होम्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा है जून तिमाही में एसेट क्वालिटी पर थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुनाफे के आंकड़े पर अगर आप गौर करें तो 43% का उछाल देखने को मिला है। ब्याज से होने वाली आय में 34% के साथ बढ़त देखी गई है। यह आंकड़ा करीब 123 करोड़ रहा है। मार्जिन फ्रंट पर भी 3.65% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जहां पर स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ कैनफिन होम्स के एमडी एसके होता जुड़ गए हैं। होता साहब, गुड मॉर्निंग सर। जहां पर प्रॉफिट और ब्याज से आय में हम देख रहे हैं वृद्धि है, एसेट क्वालिटी को लेकर बाजार में थोड़ी सी चिंता बनती दिखाई दे रही है, क्या उस पर और खुलासा कर पाएंगे आप?
अभी मैडम देखिए, एसेट क्वालिटी के मामले पे हमारे जो क्वार्टर 1 होता है, प्रति वर्ष क्वार्टर 1 में आपको देखने को मिलेगा कि कंपेयर टू Q4 क्वार्टर 1 में ज्यादा रहता है। वो इसीलिए रहता है कि क्वार्टर 1 में अगर आप नहीं लेते हैं बिटर पिल तो मार्क तक आप सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी एक तो मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है हर एक में मॉर्गेज है, क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी मेरा पोर्टफोलियो में कोई लोन नहीं है। तो जो लोन्स में आपको थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही है कि आगे चलकर इसको हमारे बुक को क्लीन करना है, तो उसको क्वार्टर 1 में आप अगर एक्शन शुरू करते हैं तो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 तक आपको बिल्कुल क्लीन बैलेंस शीट मिलता है कि क्वार्टर 1 में कुछ देखने को मिल रहा है। और इसमें थोड़ा सा लैग इफेक्ट जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी मंदी है। डिमोनेटाइजेशन को लेकर 2 महीने की छूट मिली थी, वो 2 महीने की जब छूट मिली थी उसको छूट नहीं मिला, वो डेफर्ड था। तो नवंबर दिसंबर में जो 2 महीने की छूट मिली उसको जनवरी में 3 EMI देना था। मार्च क्वार्टर तो लोग मैनेज कर लिया। अभी क्या उसमें एक और महीने का अगर EMI डिफॉल्ट होता है तो अकाउंट NPA हो जाता है, क्योंकि NPA की नॉर्म अभी भी वही 90 दिन की चालू है। और कुछ कारण यही हो सकता है, और कुछ कारण ये हो सकता है कि अभी मानसून अच्छी है तो बहुत सारे अकाउंट, जितने भी अकाउंट हमें हुआ है क्वार्टर 1 में किए हैं उनमें से आगे अपग्रेड हो जाएंगे। अगर आप हमें समझा सके फिर कितने अकाउंट्स हैं जहां पर आपको लग रहा है आगे भी पेमेंट में देरी होती हुई दिखाई देगी, वो आगे चलकर शायद NPA कैटेगरी में फिसल सकते हैं? ना 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 ना, क्योंकि अभी मार्केट में भी काफी सुधार ये दिख रहा है। और अगर आप देखेंगे डिसबर्समेंट में बढ़ोतरी आ रही है। मेरा Q4 के कंपैरिजन में क्वार्टर 4 में अगर सिक्वेंशियली आप क्वांटम को कंपेयर करेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि हाउसिंग लोन में भी बाकी सारे जितने खरीद बिक्री की तरह इसमें भी एक सीजनलिटी रहता है। जो साउथ से हम लोग 50% बिजनेस सिर्फ 2 स्टेट से मैं सोर्स करता हूँ, और ये तीनों स्टेट को अगर मिला दें, तीनों आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका को मिला दें, लगभग 74% बिजनेस यहीं से आता है। और साउथ में आषाढ़ का काफी मायने रहता है। ये जो समय होता है, इस समय तो खरीद बिक्री मकानों की नहीं होती है ज्यादा, कोई नया चीज कोई खरीदते नहीं है लोग। तो अभी आगे चलकर आपको दिखेगा कि खरीद बिक्री में काफी तेजी दिखेगी। एक और कारण है रेरा का, क्योंकि रेरा के लिए बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी क्लैरिटी में कमी है। कहीं तो पोर्टल नहीं बन पाया है रजिस्ट्रेशन के लिए, या कहीं तो अथॉरिटी अभी एम्प्लॉय हुए हैं, नोटिफिकेशन अभी हुए हैं, क्योंकि 1 जुलाई को उसका तारीख था। और सारे जितने आप लोगों के जितने चैनल्स हैं या जितने एक्सपर्ट्स हैं, सब लोगों को एजुकेट ये कर रहे थे क्वार्टर 1 में कि क्यों आपको वेट करना चाहिए 1 जुलाई का मकान खरीदने के लिए। ये भी एक कारण है, क्योंकि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे हैं। नोता साहब, मैं आपसे एक आउटलुक जानना चाहती हूँ। अब यहाँ से इस तिमाही में आपने कहा Q1 में हमेशा थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है, इसीलिए एसेट क्वालिटी दबाव में दिखती है। रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए आप क्या गाइड कर पाएंगे? आपने कहा डिसबर्समेंट्स में इम्प्रूवमेंट है, कितनी और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी? दूसरी बात, ये जो रेट कट हुआ है उसका कितना इम्पैक्ट फिर मार्जिन्स पर आता हुआ दिखाई देगा? क्या आउटलुक क्या रहेगा बाकी क्वार्टर्स के लिए? आपके निवेशक अब यही समझना चाहेंगे। आप मेरा मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लीजिए, पिछले 12 क्वार्टर्स का हमने डिस्प्ले किए हैं, डिस्क्लोज किए हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हीं दौरान विगत वर्ष भी हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट के साथ हम लोग कम करते गए हैं, जब हमारी फंड्स कॉस्ट कम हुई है। तो इसके बावजूद अगर मार्जिन को होल्ड किए हैं तो मैं मार्जिन के बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर 2022 सफल होना है हाउसिंग फॉर ऑल, तो Q2, Q3, Q4 से ये शुरुआत है। पिछले 2 तिमाही में जो सरकार की तरफ से पहल हुआ है, एक तो डिमोनेटाइजेशन से मार्केट को क्लीन कर दिया, थोड़ी सी मार्केट की कॉन्फिडेंस जो बायर की है उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ गई है, कैश कंपोनेंट निकल गया। दूसरा, अभी रेरा आ जाने से कस्टमर की कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो Q2, Q3, Q4 से आपको जरूर देखने को मिलेगा कि एक उछाल आएगी खरीद बिक्री में। और जो हम लोग क्योंकि सेकेंड सेल्स में ज्यादा ये नहीं जाते, हम लोग का प्राइमरी सेल्स में ज्यादा डील करते हैं। एक जरूर है कि जो सैलरीड क्लास होती है, वो सैलरीड क्लास क्योंकि लोअर इनकम और मिडिल लोअर इनकम ग्रुप को MIG 1 और LIG में मेरा ज्यादातर और बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, राइट होता है? डिमांड बढ़ेगी, राइट, डिमांड बढ़ेगी। अगर नहीं होना है Q2, Q3, Q4 में इस वर्ष अगर नहीं होना है, पिकअप नहीं लेना है, तो ये पूरी इकोनॉमी के लिए और पूरी हाउसिंग फॉर ऑल जो हमारी
सरकार नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया होता साहब, समय की थोड़ी कमी है इसीलिए मैं आपसे इजाजत लूंगी, लेकिन जैसे वो मेंशन कर रहे हैं कि डिसबर्समेंट्स के आंकड़ों में कुछ सुधार बनता हुआ दिखाई देगा, मार्जिन्स इनफैक्ट बेहतर ही होते दिखाई दे रहे हैं, और जब भी प्राइस कट या फिर इनका क्रेडिट कॉस्ट कम हुआ है उन्होंने पास ऑन किया है, तो शायद वो रेट्स आगे भी पास ऑन होते हुए दिखाई देंगे। इस बीच बाजार पर एक बार फिर नजर डालिए, 9,962 के लेवल्स आ गए हैं और 3 दिग्गज हैं, ITC, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस, जो इस समय बाजार की सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं। इनफैक्ट सवाल लेना शुरू करते हैं और हमने जो सवाल सबसे पहला चुना है वो ITC पर ही है। आशीष ने इनफैक्ट मुझे ट्विटर पर अपना सवाल भेजा था, इन्होंने 310 का कॉल ले रखा है और यहाँ पर पोजीशन इनकी जो है, इस पर जानना चाहेंगे कि आगे का आउटलुक क्या रहेगा। मेरे ख्याल में 1 रुपए पर जुलाई सीरीज में इनकी पोजीशन खड़ी थी, अब क्या सलाह होगी? 293 के लेवल्स कैश मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। सुमित, कैसे ट्रेड करें ITC को? जी, यहाँ पर ज़रूर ITC में निचले स्तरों पर एक बाइंग ज़रूर दिखी जा रही है। सेकेंडली, एक मेन जो मुद्दा है यहाँ पर मैं उनका रेस करना चाहूँगा कि सिर्फ 3 या 4 दिन बाकी है एक्सपायरी होने के लिए और ITC फिलहाल चल रहा है 293 294 के पास, तो यहाँ से इन्हें जो पैसा मिल रहा है वो लेकर बुक कर लें और अगले एक्सपायरी में के बुलिश कॉल में खड़े हो जाएं ताकि इनका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो वो कौन सा कॉल आप प्रेफर करेंगे लेना अगली सीरीज में? ये अगला जो शो है मंडे वाला वो देख ले, वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपके लिए सलाह यही है आशीष कि जो आपके हाथ में फायदा है वो घर ले जाएं और फिर अगले हफ्ते हमसे एक बार फिर बात कीजिएगा, हम आपको बताएंगे ITC में क्या ट्रेडिंग पोजीशन इस समय फिर नई सीरीज के लिए आपकी होनी चाहिए। हम लेंगे इस बीच एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के जवाब लेंगे, साथ ही सुमित और मितेश आपको बताएंगे आज उन्होंने क्या शॉर्टलिस्ट किया है ट्रेड के लिए। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। मीनाक्षी हमारे साथ लाइन पर है बैंगलोर से। मीनाक्षी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। Hi Harshita, this is Meenakshi from Bangalore. Actually, I have taken one lot of Sun Pharma in 580 call in rupees 1280. So I don't know what to do. Another, I have taken REC Limited 190 call at 3.55. 580 का कॉल आपने लिया है सन फार्मा का 12 रुपए 80 पैसे पर, ठीक है। और REC का आपने किन लेवल्स पर कहा? 190। जी हाँ, REC 190। ओके, इतना डिफरेंस नहीं है। सन फार्मा इनफैक्ट 573 74 के लेवल्स दिखा रहा है। क्या सलाह होगी पहले आप सुमित इस ट्रेड पर? यहाँ पर सन फार्मा का जो कॉल है वो 3.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो ज़रूर यहाँ से एग्जिट कर लें, लेकिन फार्मा पैक में एक तेजी ज़रूर है। सो नेक्स्ट एक्सपायरी का जो कॉल है वो फिलहाल 19 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है 580 का, तो ये अगर इन्हें 15 रुपये के आसपास मिले, 14-15 के आसपास, तो खरीद लें। स्टॉप लॉस लगाएं 12 रुपये का और टारगेट इन्हें मिल सकता है 22 तक का। ओके, ये आपके लिए सलाह है। और REC पर आपकी क्या सलाह होगी? 190 का कॉल ले रखा है और आज देखिए भाव 183-35 के आसपास है। REC अगेन 60 पैसे के पास चल रहा है ये कॉल। यहाँ पर ऐसा करें कि एक 40 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके रखें। अपसाइड में इन्हें 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 30 पैसे में एग्जिट मिल सकता है। ओके, तो REC पर 40 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और 1 रुपये 20 पैसे 30 पैसे के पास एग्जिट की तैयारी। और सन फार्मा पर भी आपने राय सुन ली है कि आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। सचिन हमारे साथ दिल्ली से लाइन पर जुड़ गए हैं। बताइए सचिन, क्या ट्रेड लिया? वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। I have bought Engineering India on Friday at the price of 167.40. Okay. कितना टाइम देने को तैयार है सचिन? मैंने 1 बाई किया है। 164 पर आज ट्रेड कर रहा है। 167.40 के आसपास का इनका परचेज प्राइस है। हल्के दबाव में आया है काउंटर। रैली तो काफी कर रहा था, क्या थक रहा है मितेश? क्या किया जाए? कोई स्टॉप लॉस इनको सुझाएंगे? हर्षिता, मेरा भी यहाँ पर पॉजिटिव है। मैंने इसमें एक बाय कॉल भी दिया था थर्सडे को और अराउंड 163 164 के आसपास, और उसके बाद 167 जाके स्टॉक उधर ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 160 का लेवल जो है ये स्टॉक तोड़ेगा नहीं। आई थिंक काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स है वहाँ पर, तो 159 हाफ का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करें। आपकी बाइंग
करीबन 3-4 रुपये ऊपर हो गई है, परंतु चलेगा और इसको होल्ड करेगा क्योंकि पैटर्न्स का भी पॉजिटिव है और 159.5 का स्टॉप लॉस लगाए, 160 तोड़ने के चांसेस कम है और 175 से लेकर 177 के बीच में आपको एग्जिट दे देगा। अगर इस वीक नहीं तो शायद मोस्ट लाइकली अगले वीक अर्ली मंडे ट्यूसडे तक ये ट्रेडिंग टारगेट्स आ जाने चाहिए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में मेरे ख्याल में सचिन ने ले रखा है 1600 के आसपास, क्या सलाह होगी इस पर? सी अगेन आई थिंक काफ़ी रैली के बाद में लिया है स्टॉक, परंतु अभी भी अप ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगाए और ट्रेल करें क्योंकि थोड़ा सा ओवरबॉट भी है स्टॉक। 1585 के जस्ट नीचे का 1584 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और अपसाइड के इसके जो शॉर्ट टर्म टारगेट है करीबन 1650 के आसपास के होंगे, तो वहाँ पे या तो आप फ्रेश ले सकते हैं या फिर प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ओके, आपके लिए सलाह है RIL और EIL पर। इस बीच आपको फटाफट बता दें कि हमारे जानकारों ने आपके लिए क्या शॉर्टलिस्ट किया आज की ट्रेड के लिए। पहले एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी सुमित। जी यहाँ पर मैंने ऑप्शंस चुना है जुलाई सीरीज का 9900 का जो कॉल है, इसे लिया जा सकता है 55 से 60 के बीच में। हालांकि ये फिलहाल थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉप लॉस लगाएं 27 रुपए के नीचे और इसका टारगेट होगा 90 रुपीज़। ठीक है, तो 9900 का कॉल लेने की सलाह आपके लिए इस समय है। टारगेट ऑफ कोर्स 90 का, स्टॉप लॉस 27 पर आप लगाएंगे, ये आपके लिए सलाह साफ है। स्टॉक्स पर आते हैं। मितेश, आपने क्या चुना है, कहाँ ट्रेड के मौके दिख रहे हैं? हर्षदा, PSU बैंक्स में आज काफ़ी अच्छा एक्शन है और काफ़ी चार्ट्स पे इंट्राडे में बाय सिग्नल है, तो इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक मेरे PSU बैंकिंग लॉट से हैं। आंध्रा बैंक मुझे लगता है कि अच्छा ये स्टॉक ने शॉर्ट टर्म ट्रेंड ट्रिगर किया है, तो यहाँ पर बाय करें। टाइट स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा 57.70 का और 61.5 62 के टारगेट्स ऊपर में देख सकते हैं। और बैंक ऑफ इंडिया ये स्टॉक पिछले कई हफ्तों में रिकमेंडेशन लिस्ट पे भी बार बार रहा है और अभी भी मुझे लगता है इस रेट से भी आई थिंक अप ट्रेंड इसका बना हुआ है, तो फ्रेश बाइंग अगर करना चाहें तो 154 का स्टॉप लॉस लगाएं और 168 तक के टारगेट्स देखें। सुमित, आपकी क्या सलाह होगी? जी मेरे भी फिलहाल दो जो दिग्गज हैं जो सेक्टर्स हैं, एक बैंकिंग और एक IT के ऊपर कॉल है। मेरा पहला कॉल है SBI के ऊपर। SBI लिया जा सकता है यहाँ से। SBI जुलाई फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगाएं 284-285 एरिया का और यहाँ से टारगेट बनता है 299 का। मेरा दूसरा कॉल है विप्रो जुलाई फ्यूचर्स। स्टॉप लॉस लगाएं 284 के नीचे और टारगेट रहेगा 304 का इस ट्रेड के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। विप्रो में ट्रेड लें और साथ ही साथ SBI में भी एक ट्रेड का मौका दिख रहा है। M&M आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये अपने कुछ ज़ाइलो के साल के अंत तक बंद करने की तैयारी है। आपको याद होगा ज़ाइलो एक बहुत ही पॉपुलर गाड़ी रही थी SUV सेगमेंट में, लेकिन इस साल के अंत तक ये विड्रॉ करेंगे मार्केट से ज़ाइलो को। मेरे ख्याल में कुछ और मॉडल्स लाने की तैयार होगी, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करने वाले हैं अपने पूरे SUV पोर्टफोलियो में। ये फिलहाल M&M की ओर से अपडेट आता हुआ। स्टॉक एकदम शांत है आज के ट्रेड में। अशोक लेलैंड इस बीच 10 से 12% प्राइस हाइक की बात कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स में। दोनों काउंटर्स रेडार पर रहेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे इजाजत हमारे दोनों ही जानकारों से। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश और सुमित आपका हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। बाजार पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल की कॉन्फ्रेंस की और वहां पर किस तरह का आउटलुक दिख रहा है, खासकर निवेशकों के बीच क्या मूड बन रहा है इस तेजी वाले बाजार में। तमाम हाइलाइट्स आपके लेकर आएंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। मोतीलाल ओसवाल बिजनेस इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2017 का आगाज हो गया है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है ब्रोकर्स को बाजार में बेहतर जानकारी देना। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल से बात की हमारी संवाददाता निधि राय ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ बात करने के लिए। सर सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी मार्केट इस समय लाइफ टाइम हाई पे है, तो आप क्या वेट एंड वॉच मोड देख रहे हैं या किस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट को? देखिए मार्केट में जो सेंटिमेंट है, जैसे आपने बताया कि लाइफ टाइम हाई है, वो अभी भी सेंटिमेंट अच्छा है। आप देखिए कि इंडिया में जो इन्वेस्टर्स का जो बिहेवियर है ना, स्पेशली विद इन द कंट्री, वो बहुत चेंज हो रहा है। आप देखेंगे करीब 4,500 करोड़ रुपया पर मंथ SIP के थ्रू पैसा आ रहा है, रिटेल में वो कभी नहीं आया। जितने गवर्नमेंट रिफॉर्म प्रोसेस कर रही है, अभी देखिए GST आप देखिए कितना स्मूथली एक रोल ओवर हो गया टैक्सेशन में, डिमोनेटाइजेशन, GST बड़ी बड़ी इम्पैक्ट है, ज़्यादा इकोनॉमी को चेंज नहीं कर पाई है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है अभी भी थोड़े से
धीरे चालू हुए हैं, लेकिन ओवरऑल हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे अच्छा है। मॉनसून भी बहुत अच्छा है, तो ओवरऑल मार्केट के हिसाब से काफ़ी फेवरेबल एनवायरनमेंट है और मुझे लगता है ये कंटिन्यू करेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? अभी वो किस तरीके से उनको मार्केट में अभी आना चाहिए, वेट करना चाहिए, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए निधि, शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहेगी डेफिनेटली, एंड टाइमिंग बहुत मुश्किल है। सो रिटेल इन्वेस्टर को तो डेफिनेटली पैसा धीरे धीरे इक्विटी में डालना ही चाहिए और मार्केट में डालना ही चाहिए, क्योंकि टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी को लगता है कि मेरे को वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो थोड़ा छोटा SIP टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म में कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के आप ट्रेंड देखेंगे ना, तो मैं तो काफ़ी यहाँ से भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ और सेंसेक्स लेवल पे 15 से 17% रिटर्न नेक्स्ट 5 साल के लिए मुझे आराम से मेरे को दिखता है। जी, तो अच्छी तेजी बनने के पूरे आसार बाजार में, और धीरे धीरे करके आप निवेश करते रहें, भले ही बाजार हाइस पर हो, क्योंकि यहाँ से आगे 15 से 17% की उम्मीद है रिटर्न्स के तौर पर बाजार आपको जरूर देगा। यह है फिलहाल राय मोतीलाल ओसवाल की। हम लेंगे इसी मोड पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपका साथ देंगी प्रियंका संभव और आपके शेयरों पर फटाफट सलाह हम लेंगे प्रकाश गाबा से। बने रहिए CNBC आवाज पर। बाजार में शानदार तेजी, 10,000 का स्तर छूने की कोशिश में निफ्टी। बैंकों के साथ IT शेयरों ने भरा बाजार में जोश। सिगरेट पर सेस लगने के बाद ITC ने बढ़ाए दाम, कीमतों में की 6 से 7% की बढ़ोतरी। 18 जुलाई से नई दरें लागू, शेयर करीब 2% उछला। फार्मा दिग्गज डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन के लिए अच्छी खबर। डॉक्टर रेड्डीज को नई यूनिट, जबकि ल्यूपिन को गोवा यूनिट के लिए US FDA से मिली क्लीन चिट। आज HDFC बैंक और अंबुजा सीमेंट के नतीजे। HDFC बैंक का मुनाफा 12% बढ़ने का अनुमान, लेकिन अंबुजा सीमेंट के मार्जिन पर दिख सकता है दबाव। इंडिया बुल्स फाइनेंस के नतीजों पर भी रहेगी नजर। भारती इन्फ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट के नतीजे भी आज। जी एंटरटेनमेंट के मुनाफे में 55% बढ़ोतरी की उम्मीद, लेकिन भारती इन्फ्राटेल के नतीजों पर दिख सकता है दबाव। कर्ज के बोझ से दबी कंपनी एमटेक ऑटो का नया प्लान। यूके का सब्सिडियरी प्लांट लिबर्टी ग्रुप को बेचने के लिए किया करार। तो बाजार ने आज बिल्कुल बैंक के साथ शुरुआत की है। बढ़त पर सेंसेक्स और निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स में अब 194 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। वहीं निफ्टी की बात करें तो 9,968, 51 अंकों की मजबूती है। आधा % की ज्यादा मजबूती निफ्टी दिखा रहा है। सभी को इंतजार है 10,000 कब छुएगा निफ्टी, लेकिन मिड कैप में भी अच्छी खासी बढ़त, आधा % ऊपर मिड कैप। वहीं बैंक निफ्टी का जबरदस्त सपोर्ट बाजार को मिलता हुआ 150 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। मार्केट ब्रेथ बेहद पॉजिटिव और एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर करता हुआ 1090 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। इनके सामने 665 शेयर है जहां पर दबाव है। और आज बढ़त में बैंक ऑफ बड़ौदा, रिलायंस, विप्रो, यस बैंक, ITC, ACC, ये तमाम काउंटर्स है जहां बढ़त है। IT और बैंक्स का बहुत अच्छा सपोर्ट बाजारों को अभी फिलहाल मिल रहा है। दबाव कहां से आ रहा है इस पर एक बार नजर डालते हैं। तो अभी फिलहाल ONGC लाल निशान में कारोबार कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज में भी अब हम दबाव स्लिप करते हुए देख रहे हैं। एशियन पेंट्स में भी गिरावट है। और रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार में मुनाफे की रणनीति बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी नमस्ते, स्वागत है आपका। आपने कहा अप ट्रेंड बरकरार है, तो वो अप ट्रेंड अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन ये बताइए 10,000 एक्सपायरी के पहले या फिर नई सीरीज में हम देखेंगे ये लेवल? उम्मीद तो करते हैं कि एक्सपायरी के पहले हो। जो टेक्निकल टारगेट है 10,036 के अब भी बरकरार है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। आज का सपोर्ट 9,920 है, बस इसके ऊपर रहे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आज कल या परसों, कब होगा क्या कहना, लेकिन 10,000 ज़रूर क्रॉस कर लेगा और करेगा बैंक्स और रिलायंस के शोल्डर्स पर। ओके, तो बैंक्स का सपोर्ट आज और रिलायंस भी सुबह से मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और अब तो हम ITC में भी स्ट्रेंथ को आते हुए देख रहे हैं, लेकिन रुक करते हैं अब स्टॉक्स फटाफट का। 6 मिनट तक आपके सवाल होंगे और इस पर दागेंगे प्रकाश गाबा फटाफट जवाब।
शंकर डे का है पहला सवाल आज स्टॉक्स फटाफट में, और शंकर डे होल्ड करते हैं रैलिस इंडिया के 500 शेयर, 254 रुपए इनकी खरीद रही है। प्रकाश जी, रैलिस इंडिया कैसा दिखता है टेक्निकल चार्ट्स पर? स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, अप ट्रेंड स्टिल ऑन है, इसका होल्ड ही करना चाहिए। हाँ, अगर डिप्स मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन नथिंग टू वरी। टारगेट कुछ 300 के करीब, 290-300 जोन्स होल्ड। जयपुर से नरेश बंसल सिंटेक्स के 2000 शेयर होल्ड करते हैं, 32 रुपए की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है थोड़े एग्रेसिव हैं, करीब अराउंड 50 के आसपास भी जाने की संभावना है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। होल्ड। स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं करीब 32 का। ओके, 32 इनकी बाइंग प्राइस ही है, 32, और उसी पर एक स्टॉप लॉस भी आप रखें इसमें। राजकोट से रुपेश यादव के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रैमको के 200 शेयर होल्ड करते हैं, 240 की खरीद रही है, 4 रुपए पर शेयर, कुछ मुनाफा नहीं मिल रहा अभी। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस आ सकते हैं, लेकिन होल्ड करना चाहिए। टारगेट ऑन द अपसाइड 280 के। धनबाद से जाहिर, HPCL 110 शेयर, 343 की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए, 340 का स्टॉप लगाना चाहिए। होल्ड करें, टारगेट ऑन द अपसाइड 400 के करीब। सिरसा से जितेश, EIL 100 शेयर, 168 रुपए की खरीद है। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्ट्रक्चर है, बेस बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से 150 के करीब है। टारगेट ऑन द अपसाइड 200। पुणे से राहिल और अरबिंदो फार्मा होल्ड करते हैं, 50 शेयर, 534 रुपए की खरीद रही है। फिलहाल प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है इन्हें, 214 रुपए से कुछ ज्यादा का प्रॉफिट पर शेयर कमा रहे हैं। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है 850-900 की तरफ जाने की जरूर कोशिश करेगा। हाँ, अगर इनको स्टॉप लगाना है, स्टॉप लगाइए 675 का। बिल्कुल, स्टॉप लगाना जरूरी है, 675 के स्टॉप और अरबिंदो फार्मा में। अजीत जैन बैंगलोर से बोरोसिल ग्लास 10 शेयर है इनके पास, 9198 की रुपए की खरीद रही है। होल्ड ही करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर साइडवेज मूव भी अगर आते हैं तो घबराइएगा मत, 10,000 की तरफ जाने की कोशिश कराएं। अपॉइंटमेंट है 10,000 के लिए। लखनऊ से प्रवीण कुमार हुड को होल्ड करते हैं, 50 शेयर, 75 रुपए की खरीद रही है इनकी। हुड को होल्ड करना चाहिए, सर्टनली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड ऑन है, 100 के ऊपर जरूर चला जाएगा। होल्ड कीजिए। दिल्ली से धनंजय, AB मनी 60 शेयर है, 66 रुपए में इन्होंने खरीदारी की है। आदित्य बिरला मनी, स्टार्ट निकाल लेते हैं, देखें इसका AB मनी का हाल क्या है। आई थिंक थोड़ा स्किप कर ले तो अच्छा रहेगा, नेक्स्ट टाइम बता देंगे AB मनी, अब नहीं। अगला स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया, जबलपुर से उत्तम जी के पास है बैंक ऑफ इंडिया के 100 शेयर, 146 रुपए की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, 152 का स्टॉप लगाना चाहिए। अपर रीजन में जो टारगेट है 175, वक्त लगेगा। अब बैंकिंग क्षेत्र में आज हरकत भी नजर आ रही है। नोएडा से NK जैन, ग्रासिम के 100 शेयर, 1300 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, नुकसान में बैठे हैं, लेकिन लगता है कि लो लेवल्स में 1000 के करीब सपोर्ट है, यहाँ से एक बाउंस करने की उम्मीद है। वक्त लगेगा कॉस्ट प्राइस से आते आते, लेकिन होल्ड जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर 1000 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, लेकिन 1000 में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। गाजियाबाद से अनुराग सक्सेना, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के 2080 शेयर हैं, 88 रुपए इनकी खरीद रही है। मुनाफे पर बैठे हुए हैं, पर शेयर 141 रुपए से कुछ ज्यादा का मुनाफा इन्हें पर शेयर मिल रहा है। ये स्टॉक बहुत इनकी कॉस्ट कम है, होल्ड ही करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब इतना फास्ट दौड़ा है 160 to 240 कि अगर इसमें साइडवेज मूव भी आता है तो, लेकिन होल्ड। दिल्ली से तरंग रस्तोगी, विकास इकोटेक 200 शेयर, 21 रुपए की खरीद। विकास इकोटेक होल्ड ही करना चाहिए, 20 रुपए का एक स्टॉप लगाइए। ऑन द अपसाइड टारगेट को 30 के इर्द गिर्द, लेकिन वक्त लगेगा। विकास। अहमदाबाद से अमित सेठी, सांवरिया एग्रो 2000 शेयर, 7 रुपए 65 पैसे की खरीद रही है। इसको एक स्टॉप लगाना चाहिए 7 रुपए का, और होल्ड कीजिए। अपसाइड मौका मिलता है तो निकल जाना चाहिए। ये पेनी स्टॉक है, रेसिस्टेंस करीब 11 के करीब है। एग्जिट ऑन राइस। जयपुर से सिद्धार्थ, रुचिरा पेपर 450 शेयर है इनके पास, और 157 रुपए इनकी खरीद का भाव है। होल्ड करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब थोड़ी करेक्शन भी आ सकती है, साइडवेज मूव भी मिल सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं। टारगेट कुछ 200 के, लेकिन वक्त लगेगा। रुचिरा पेपर। अहमदाबाद से समीर शाह, हपटाउन के 400 शेयर, 134 रुपए की खरीद। हपटाउन होल्ड ही करना चाहिए। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 182 के हैं, 180 के आसपास है।
ये बेसिक मूव साइडवेज है, इसलिए अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए। जोधपुर से रंजीत टाटा स्टील होल्ड करते हैं, 1000 शेयर, 554 रुपए की खरीद है। होल्ड ही करना चाहिए। अपसाइड में जो टारगेट है करीब 610 615 के, वक्त लग सकता है, थोड़ा रेसिस्टेंस है यहाँ पर, लेकिन अपसाइड ऑन है। और इसी के साथ अब वो वक्त हो गया जब हम पूछते हैं कि प्रकाश जी, आपके पसंद के स्टॉक्स कौन से हैं, आपकी ट्रेडिंग टिप्स? 2 स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। एक तो है इलाहाबाद बैंक, यहाँ पर अपमूव ऑन है। इलाहाबाद बैंक में स्ट्रक्चर के हिसाब से एक नया फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। इसका टारगेट है करीब 78 का और स्टॉप होना चाहिए 73 का, तो इलाहाबाद बैंक बाय। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है IDFC। 2 दिन अच्छा अपमूव मिला, एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, आज एक फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। इसका टारगेट 61 to 62 जोन्स है, वक्त तक 1-2 दिन लग सकते हैं, स्टॉप 58 के IDFC। ओके, IDFC में खरीद की सलाह और इलाहाबाद बैंक भी पसंद आ रहा है प्रकाश जी को, यहाँ पर भी खरीद की ही सलाह। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी वापस आ रहे हैं। आगे हमारे साथ जुड़ेंगे SREI इंफ्रा फाइनेंस के चेयरमैन हेमंत कनोरिया, उनसे बात करेंगे कैसा रहा है बीता क्वार्टर उनके लिए। आप देख रहे हैं स्वागत है आपका। आज बाजार में शानदार बढ़त अब देख रहे हैं, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने लाइफ टाइम हाई पर है और इंतजार है निफ्टी का 10,000 के लेवल को पार करने का। फिलहाल बढ़ते अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। दुर्गापुर से प्रशांत जी ने हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने स्टॉक का नाम भेजा है। प्रशांत जी के पास है RCF के 1000 शेयर, 87 रुपए की इनकी खरीद रही है। फिलहाल 7 रुपए 60 पैसे पर शेयर नुकसान RCF में प्रशांत को उठाना पड़ रहा है। प्रकाश जी, RCF के टेक्निकल चार्ट आपको कैसे दिख रहे हैं? प्रशांत जी का ये जो नुकसान है ये मुनाफे में तब्दील होगा? बिल्कुल, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है RCF में 69 जोन पर। फिर एक अपमूव मिला 105 की तरफ भी चला गया। उसके बाद थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 75 जोन में। ये फ्रेश अपमूव फिर शुरू होगा, फिर एक टारगेट 105 110 का आएगा, वहाँ पर चाहे तो निकल सकते हैं। इनको पहले निकलना चाहिए था क्योंकि एक जगह थी रेसिस्टेंस की, वो 105 जोन्स वहाँ, लेकिन जरूर जाएगा, नथिंग टू वरी, होल्ड। ओके, और तो होल्ड कीजिए RCF, यही सलाह प्रकाश जी आपको दे रहे हैं यहाँ पर। और अब बात करते हैं SREI इंफ्रा फाइनेंस के नतीजों के बारे में। जून तिमाही में इनके नतीजे आए, कंपनी का मुनाफा 48% बढ़ा है जबकि आय 5% बढ़ी है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन हेमंत कनोरिया। मिस्टर कनोरिया, बहुत स्वागत है आपका। कैसा रहा ये क्वार्टर, कहाँ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, इस क्वार्टर में हम लोग पहले से ही सोच रहे थे उसी हिसाब से चल रहा है। इक्विपमेंट फाइनेंसिंग बिजनेस में अच्छा ग्रोथ है, वहाँ पर ऑफ टेक भी अच्छे हैं क्योंकि जो रोड कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट जो अवार्ड कर रहे हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रेलवेज में अब पिकअप है, तो ये सब जितने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसके कारण से इक्विपमेंट फाइनेंसिंग के बिजनेस में ग्रोथ है। माइनिंग सेक्टर में भी ग्रोथ है क्योंकि जो भी कोल माइंस वगैरह जिनको मिले हुए थे प्राइवेट सेक्टर में या कोल इंडिया के सब्सिडरीज, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह काफ़ी दिए जा रहे हैं, उसके कारण से उसमें भी ग्रोथ है। तो इसी के कारण से इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में हम लोग अच्छा ग्रोथ देख पाए हैं। और लास्ट ईयर कंपैरेटिवली यदि हम देखें तो डिसबर्समेंट्स में भी हमारे 16% का ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट में भी 48% का जो ग्रोथ हुआ है, क्योंकि एक तो कॉस्ट हम लोग कुछ कम कर पाए हैं जहाँ पर भी हम लोग फाइन ट्यूनिंग कर सके हैं, और कॉस्ट ऑफ रिस्क जो NPAs हैं वो हमारे काफ़ी डाउन हुए हैं अभी, और आगे बढ़ते हुए और भी वो कम होंगे क्योंकि हम लोग जो भी स्टेप्स लेने के लिए हम लोग उसमें लिए थे पहले भी और अभी भी ले रहे हैं, तो उसके कारण से हम लोग उसका इफेक्ट देख रहे हैं। इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट है उसका, क्योंकि जैसे डिमांड बढ़ता है तो पुराने इक्विपमेंट्स वगैरह या जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग रीपोजेस करते हैं उसको सेल करना ईजियर हो जाता है, उसमें रियलाइजेशन भी बेटर मिलता है, तो उसी के कारण से उसमें रिकवरी अच्छा हुआ है। और जहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी जो हम लोग फाइनेंसिंग किए थे, स्ट्रक्चर्ड या होलसेल फाइनेंसिंग, जहाँ पर कुछ NPAs वगैरह हुए भी हैं, तो IBC के कारण से जो अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो आया हुआ है, तो कुछ कंपनीज वगैरह को वहाँ ले जाकर जिससे कि एक्सपीडिशियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक हो जाए और जो भी कंपनीज वगैरह में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए,
तो इसी के कारण से हम लोग देख रहे हैं ओवरऑल एक बेहतर इफेक्ट हो रहा है कनौरिया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर, एक नंबर जो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो सामने आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कमी आई है, ऑलमोस्ट 49.4% की कमी है, 217.9 करोड़ रहा है। अब इसके पीछे क्या वजह रही है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा गिरते हुए? ये देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वैसे कोई गिरावट नहीं हुई है। उसमें क्या हुआ है कि लास्ट ईयर हमारे 2-3 जो इनकम है, एक ट्रेजरी स्टॉक सेल का जो इनकम था, प्लस उसके बाद जो वीओम वगैरह का सेल का था, वो सब भी इनकम वगैरह में आ गया था। इस साल ऑपरेटिंग में इस तरह के कोई फर्स्ट क्वार्टर में इनकम नहीं है, तो इसी के कारण से हर साल तो वो नहीं आएगा। इस बार जो तो ऑपरेशंस में यदि हम लोग देखें तो उसमें कहीं पर भी कोई गिरावट नहीं है और उसमें अच्छा ही इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस हमारे रिड्यूस किए हैं, कॉस्ट ऑफ रिस्क रिड्यूस किया है, इंटरेस्ट रेट में भी हमारे इंटरेस्ट रेट्स जैसे कि 2-3 क्वार्टर से हम लोग देख रहे हैं कि आरबीआई के भी जो स्टेप्स से जो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन हुआ है, तो वो सबका इफेक्ट हमें मिला है। तो बिजनेस वाइज, ऑपरेटिंग बिजनेस वाइज उसमें अच्छा ही इम्प्रूवमेंट है, उसमें कहीं पर भी कोई डाउनफॉल नहीं है। और डिसबर्समेंट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रही है। जो आप लोगों ने टारगेट दिए थे 20 से 30% रहेगी, यही कंटिन्यू करेगा आने वाले समय में? हाँ, हम लोग यही सोच रहे हैं कि ये ना डबल डिजिट में रहेगा और अच्छे ही ग्रोथ फिगर्स, क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट क्वार्टर हुआ है, नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स बाकी है और उसमें गवर्नमेंट का भी अभी इस साल जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया है। जीएसटी के कारण से जो अभी कुछ भी पहले जो कन्फ्यूजन वगैरह था वो नहीं रहेगा, सेल्स वगैरह बढ़ जाएंगे, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रेजुअली थिंग्स ट्रैक पर आ जाएंगे, तो उससे अच्छा ही इम्प्रूवमेंट होगा। और दूसरा एडवांटेज भी हमारे लिए ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट फाइनेंसिंग स्पेस में अभी बहुत कम लोग रह गए हैं, तो इसी के लिए कंपटीशन भी उस तरह से कमी है अभी, क्योंकि इस बिज़नेस में बहुत कठिनाइयाँ थी, सब लोग इसको नहीं सह पाए। हम लोग किसी भी तरह से अपने रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह करके और उसको जहाँ ट्वीक अराउंड करना था करके हम लोग ट्रैक पर हैं, तो इसी के लिए हमें लगता है कि कुछ नेक्स्ट क्वार्टर्स अच्छे ही रहेंगे कंपनी के लिए, अच्छा ही ग्रोथ होगा डिसबर्समेंट में भी, प्रॉफिट में भी। तो हम लोग काफ़ी सैंग्विन हैं इसके लिए रिजल्ट्स पर। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हेमंत कनौरिया हमारे साथ है, चेयरमैन श्री इंफ्रा। बता रहे थे कि कंपनी का बिल्कुल सही ग्रोथ पाथ पर चल रही है, डिसबर्समेंट स्ट्रांग है और जिस तरह के ऑर्डर्स मिले हैं वो भी अच्छे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश आबा हमारे साथ बने हुए हैं आपको अपने स्टॉक्स पर सलाह देने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सदा आपका। बाजार में बढ़त है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दर्शक, पूछ रहे हैं अपने स्टॉक से जुड़े सवाल। कोलकाता से विकास जोशी जी से बात करते हैं। नमस्ते विकास जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप प्रकाश काबा की सलाह चाहते हैं? हेलो मैडम, नमस्ते। हेलो नमस्ते। हाँ मैडम, मैंने टैक्स में को लिया है 103 रुपया में और अभी देख रहा हूँ 95 रुपया हो गया 100 शेयर। ओके, तो आपको चिंता हो रही है कि नुकसान हो रहा है, गिर रहा है, मैं आपने क्या खरीदारी की है तब से। हाँ। चलिए क्या करें आप? प्रकाश जी, टेक्समैको रेल में विकास जोशी जी के लिए क्या सलाह देंगे? आप क्या करें? चिंता बढ़ रही है, 103 की खरीद रही है, 94-95 के आसपास टेक्समैको रेल आता हुआ। 3 बातें: ए, होल्ड कीजिए; बी, स्टॉप लगाइए 85 का, क्योंकि वहीं पर एक सपोर्ट है। बेचिए कहां पर? 110 से 115 अपमूव मिलेगा, वहां पर एग्जिट कर लीजिए। ओके, और इसी के साथ प्रकाश जी आज इतना ही वक्त मिला हमें आपसे बातचीत करने का, लेकिन बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और प्रकाश आबा के साथ साथ सौदा आपका में मुझे भी यही दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन लेकर आएंगी मुक्ता मिश्रा कमोडिटी राउंड अप में।